अध्याय 19 पुरस्कार। परिवार का मुखिया। गू परिवार के भीतरी आंगन में मेंग पेंग का व्यवहार बेहद सम्मानजनक था और जब उन्होंने गू किंगफेंग को देखा तो उनकी आंखों में बलवान के प्रति श्रद्धा का भाव था। उन्होंने स्वयं व्हाइटस्टोन सिटी के बाहर हुई लड़ाई को देखा था। किन परिवार के महान बुजुर्ग किन वेई और आयरनबोन गैंग के डिवाइन स्किल हॉल के हॉल मास्टर सी युआन हाउ, जो दोनों ही व्हाइटस्टोन दाव के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति थे, प्रतिद्वंदी द्वारा सीधे तौर पर दबाकर मौके पर ही मार दिए गए। अपनी शक्ति से उसने रक्त शोधन स्तर के 6 मार्शल आर्टिस्टों को मार डाला था और उनमें से सबसे कमजोर भी मध्य स्तर का था। इस प्रकार की शक्ति को संपूर्ण श्वेत पत्थर दाव में सर्वोच्च माना जाता था। मेंग पेंग हमेशा से यही सोचता था कि गू किंगफेंग सिर्फ एक साधारण रक्त शोधन स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है। गू परिवार में शामिल होने का उनका उद्देश्य केवल ये देखना था कि क्या उन्हें गू परिवार की मध्य श्रेणी की मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिल सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। पर अब मेंग पेंग ने अपनी सारी छोटी मोटी योजनाएं एक तरफ रख दी थी और थोड़ी बहुत बेवफाई भी इस समय पूरी तरह से गायब हो गई थी। उनके विचार में गू किंगफेंग की भयानक शक्ति को देखते हुए भविष्य में गू परिवार का श्वेत पत्थर दाव के अधिपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना असंभव नहीं था। आज के इस अराजक दौर में स्थानीय स्तर पर विभिन्न शक्तियों पर न्यायालय का नियंत्रण कमजोर था। जो मार्शल आर्टिस्ट कबीले और संप्रदाय स्थापित करते थे, वे दरबारी नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त हो सकते थे। चूंकि गू परिवार अभी शुरुआत ही कर रहा था, अगर मेंग पेंग गू किंगफेंग का करीब से अनुसरण करता और अपना जीवन उसकी सेवा में समर्पित कर देता, तो गू परिवार के उत्थान के समय उसे निश्चित रूप से लाभ होता। इसी प्रकार मेंग पेंग के विचार में यदि वो गू परिवार के साथ विश्वासघात करता है तो संभवतः उसे व्हाइटस्टोन दाव में कहीं भी रहने की जगह नहीं मिलेगी। ये इस बात से स्पष्ट था कि गू किंगफेंग ने पलक झपकाए बिना ही भयंकर तरीकों का उपयोग करते हुए रक्त शोधन क्षेत्र के 6 मार्शल आर्टिस्टों को दबाकर मार डाला। सब कैसे चल रहे हैं? गू किंगफेंग ने उदासीनता से पूछा, दूसरे की आंखों में व्याप्त श्रद्धा को देखते हुए, जो कि वो प्रभाव देखना चाहता था। गू परिवार में वास्तव में श्वेत पत्थर दाव के बहुत कम सक्षम लोग थे। मेंग पेंग ने वर्षों में सभी पहलुओं में अच्छा प्रदर्शन किया था। यही कारण था कि वो मेंग पेंग को अपने साथ अग्निसूर्य दिव्य हथेली पर कब्जा करने के लिए ले गया था। ऐसा करने का उद्देश्य दूसरों में विस्मय पैदा करने के लिए पर्याप्त शक्ति का प्रदर्शन करना था। निष्ठा अक्सर निवारक के रूप में आवश्यक शक्ति की आवश्यकता होती है। मेंग पेंग ने आदरपूर्वक कहा, वर्तमान में किन परिवार और आयरनबोन गैंग दोनों ही उग्र हैं और उस रहस्यमय शक्तिशाली व्यक्ति की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी ये संदेह नहीं है कि वो रहस्यमय व्यक्ति परिवार का मुखिया है। इसके अलावा युन तियान शिंग पर 2 शक्तियों द्वारा किए गए हमले के बारे में बातें हेवनली क्लाउड सेक्ट में उजागर हो गई हैं और मुझे उम्मीद है कि हेवनली क्लाउड सेक्ट इसे आसानी से जाने नहीं देगा। ये सुनकर गू किंगफेंग ने सिर हिलाया। हेवनली क्लाउड सेक्ट वास्तव में व्हाइटस्टोन दाव में एक प्रमुख शक्ति थी। हालांकि ये किन परिवार या आयरनबोन गैंग जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन इसे कमतर आंकना उचित नहीं था। अगर दोनों परिवारों ने वास्तव में अपनी पहचान उजागर नहीं की होती तो कुछ मामलों को नज़रअंदाज किया जा सकता था और हेवनली क्लाउड सेक्ट को कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ सकता था। पर अब किन परिवार और आयरनबोन गैंग के लोगों की पहचान उजागर होने के बाद हेवनली क्लाउड सेक्ट निश्चित रूप से चैन से नहीं बैठेगा। इस कारण व्हाइटस्टोन दाव का अराजक होना तय था। गू किंगफेंग की नज़र में इन घटनाओं से गू परिवार को केवल लाभ ही हुआ, कोई नुकसान नहीं। आखिरकार व्हाइटस्टोन दाव जितना अव्यवस्थित होगा, उसके गू परिवार के बढ़ने के लिए उतनी ही अधिक गुंजाइश होगी। इसके अतिरिक्त इस लड़ाई के बाद गू किंगफेंग को भी अपनी शक्ति की पूरी समझ थी। यद्यपि वो वर्तमान में रक्त शोधन के मध्य स्तर पर ही था, लेकिन यदि वो पूरी ताकत से लड़ता तो वो रक्त शोधन के शिखर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला कर सकता था। संपूर्ण श्वेत पत्थर दाव का अवलोकन करते हुए रक्त शोधन के क्षेत्र में निपुण मार्शल आर्टिस्टों की संख्या केवल कुछ ही थी। अफसोस की बात सिर्फ यही थी, गू परिवार की नींव अंततः बहुत कमजोर साबित हुई। विशाल गू परिवार में गू किंगफेंग ही थे जिन्होंने रक्त शोधन के क्षेत्र में कदम रखा था। भले ही उसकी शक्ति रक्त शोधन के शिखर के बराबर हो, फिर भी संपूर्ण श्वेत पत्थर को दबाना मुश्किल था। आखिरकार एक शक्तिशाली ड्रैगन स्थानीय सांप को वश में नहीं कर सकता। व्हाइटस्टोन दाव की शक्तियों की दृष्टि में गू परिवार महज एक बाहरी परिवार था। अगर वे पहले की तरह ही चुपचाप काम करते रहते तो शायद सब ठीक रहता, लेकिन यदि ये बात सामने आ जाती कि रक्त शोधन के शिखर पर उनकी मजबूत उपस्थिति है, तो वे निश्चित रूप से अन्य शक्तियों के निशाने पर आ जाते। यद्यपि गू किंगफेंग को अपनी शक्ति पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसमें पूरे व्हाइटस्टोन दाव का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था।
जब तक कि वो रक्त शोधन की सीमाओं को तोड़कर उच्च स्तर पर ना पहुंच जाए। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचना कहने से कहीं अधिक कठिन था। त्वचा को निखारने के प्रारंभिक चरण से रक्त शोधन के मध्य स्तर तक गु किंगफेंग ने लगभग 10 साल बिताए थे। मध्य स्तर के रक्त शोधन से उच्च स्तर तक पहुंचने में निश्चित रूप से और भी अधिक समय लगेगा। रक्त शोधन क्षेत्र में मार्शल आर्टिस्टों का जीवन काल 100 वर्ष का होता है। गु किंगफेंग ने अपनी लगभग 1/3 शक्ति का उपयोग कर लिया था। उसका वर्तमान लक्ष्य सरल था, बस 50 वर्ष की आयु से पहले किसी उच्च स्तर तक पहुंचना था। इस रास्ते वो अपनी आयु को थोड़ा बढ़ा भी सकता है। इसके बाद गु किंगफेंग ने मेंग पेंग की ओर देखा और गंभीरता से कहा, तुमने इस मामले में अच्छा काम किया। मैं गु परिवार में शामिल होने का तुम्हारा उद्देश्य जानता हूँ। जब तक तुम ईमानदारी से गु परिवार की सेवा करोगे, मैं तुम्हें रक्त शोधन के क्षेत्र में प्रवेश का अवसर प्रदान करूंगा। इसी समय गु किंगफेंग ने अपनी छाती से एक गुप्त नियमावली निकाली और उसे मेंग पेंग को सौंप दी। ये गु परिवार की मुक्केबाजी का पहला भाग है। यदि आप इसे पूर्णता तक पहुंचा सकते हैं तो मैं दूसरा भाग आपको सौंप दूंगा। तब आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि गु परिवार की मुक्केबाजी का बहुत महत्व है और बिना अनुमति के इसे बाहरी लोगों को सिखाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, अन्यथा आपको इसके परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। मैं कुलपति की निष्ठापूर्वक मृत्यु तक सेवा करूंगा। मेंग पेंग ने गु परिवार की मुक्केबाजी की छड़ी दोनों हाथों से पकड़ रखी थी। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। यद्यपि उसके सामने गु परिवार की मुक्केबाजी का केवल पहला भाग था और इसमें रक्त शोधन का कोई पहलू शामिल नहीं था, फिर भी मेंग पेंग ने इसे एक बड़ा अवसर माना। त्वचा परिष्करण के क्षेत्र में मार्शल आर्ट की तरह ही साधारण निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट मध्य श्रेणी के पहले आधे भाग की तुलना में निस्संदेह बहुत कम गहन होती है। यद्यपि मेंग पेंग स्वयं त्वचा परिष्करण की कला में निपुण एक मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उनके द्वारा सीखी गई मार्शल आर्ट केवल साधारण थी, निश्चित रूप से गु परिवार की मुक्केबाजी की परिष्कृत सूक्ष्मता के मुकाबले की नहीं थी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, मैं अब चलता हूँ। मेंग पेंग चला गया। गु किंगफेंग ने जाते हुए उसकी आकृति को देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। इसके बाद उसने अपनी छाती से सोने से परत चढ़ी ऊन से बनी एक पेटी निकाली। फिर उसे खोला तो उसमें से एक पतला गुप्त स्क्रोल निकला, जिसके ढक्कन पर बड़े अक्षरों में कई शब्द स्पष्ट रूप से खुदे हुए थे। अग्निय सूर्य दिव्य हथेली। पहली बार शीर्ष स्तरीय मध्य श्रेणी की मार्शल आर्ट प्राप्त करने पर गु किंगफेंग स्वयं काफी उत्साहित था। उसने तुरंत अग्निय सूर्य दिव्य हथेली खोली और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू कर दिया। जब गु किंगफेंग ने अग्निय सूर्य दिव्य हथेली का गहन अध्ययन किया तो वो इस मार्शल आर्ट की गहराई को समझ सका। मूल गु परिवार की मुक्केबाजी और आयरन बॉडी स्किल्स आदि की तुलना में ये पूरी तरह से अतुलनीय थी। आधे घंटे बाद गु किंगफेंग ने अग्निय सूर्य दिव्य हथेली को नीचे रख दिया। उसकी आंखें चिंतन से भरी हुई थीं। द फायरी सन डिवाइन पाम वास्तव में एक उच्च स्तरीय मध्य श्रेणी की मार्शल आर्ट है। इस अद्वितीय कला की गहनता का स्तर इतना ऊंचा है कि ब्रेक थ्रू के बाद भी गु परिवार की मुक्केबाजी और आयरन बॉडी स्किल्स इसकी तुलना में कहीं नहीं ठहरती। सामान्य मार्शल आर्ट को केवल 4 चरणों में विभाजित किया गया है: प्रारंभिक, छोटी सफलता, बड़ी सफलता और पूर्णता। लेकिन फायरी सन डिवाइन पाम अलग है। फायरी सन डिवाइन पाम को 9 परतों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को 4 चरणों में विभाजित किया गया है: प्रारंभिक, छोटी सफलता, बड़ी सफलता और पूर्णता। पहली 4 परतें त्वचा परिष्करण के प्रारंभिक, मध्य, अंतिम और पूर्णता चरणों के अनुरूप हैं, जबकि अगली 4 परतें रक्त शोधन के 4 चरणों के अनुरूप हैं। 9वीं परत बोन रिफाइनिंग के आधे चरण के मानकों तक पहुंच गई है।